ओके, तो एसएसएन क्लासेस के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हमने अभी तक 2 मैप वाले वीडियो देख चुके हैं, बना चुके हैं, और उन्हीं की अगली श्रृंखला में या उसी श्रृंखला में आगे का जो हमारा आज का टॉपिक है वह हमारे मैप पर जो लाइंस होती हैं, जो रेखाएं होती हैं, उनको लेकर है। ठीक है ना। तो चालू करते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं इस मैप में यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप नीचे वाले मैप को देखेंगे तो इसमें रेखाएं आपको दिखाई देंगी। कुछ खड़ी रेखाएं हैं तो कुछ आड़ी रेखाएं आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। ठीक है ना। वैसे ही अगर आप इधर आते हैं तो उन मैप जो रेखाएं हैं उनके कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उनका मेज़रमेंट लिखा हुआ है या उनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, उनको हम आज डील करने वाले हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा मैप देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर एक और मैप है जिसमें आप देखेंगे कि एक भी रेखा नहीं है। ठीक है ना। ये आपका फिजिकल या ज्योग्राफिकल मैप है जिसमें कोई लाइन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम पॉलिटिकल मैप पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जो कि डार्क रेड है। ठीक है ना। और फिर इधर आप देख पा रहे हैं तो एक और रेड है। तो अगर हम बात करते हैं कि हम अपने पृथ्वी को या हम कहें कि ग्लोब को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 4 भागों में हम उसे बांट सकते हैं। ठीक है ना। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, अगर आप इस लाइन के, जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं, क्यों कहते हैं हम बाद में देखेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको ईस्ट मिलेगा, यहाँ वेस्ट मिलेगा, यहाँ नॉर्थ मिलेगा और यहाँ साउथ मिलेगा। ठीक है ना। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर पृथ्वी को अगर 4 भागों में बांटना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखिए, अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे आप तो ये होगा आपका उत्तरी और ये होगा आपका दक्षिणी। ठीक है ना। अब चूंकि ये पूरा जो है हमारी पृथ्वी जो है एक स्फीयर है, गोला है, तो गोले का आधा भाग हुआ गोलार्ध। क्या होगा? गोले का आधा भाग हुआ गोलार्ध, गोलार्ध। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्फीयर का हेमिस्फीयर बोल दीजिए। ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, क्लियर रहेगा। तो ये गोलार्ध वाली बात आ गई। अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी को इस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है ना, तो अभी हमने बांटा उत्तर और दक्षिण में। तो एक लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वाली दिख रही होगी, ये भी 0 है। ठीक है ना। तो ये 0 जो है ये बांटती है आपकी पृथ्वी को कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध और एक हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है ना। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अधिकतर लोग केवल उत्तरी और दक्षिणी के रूप में ही डिवाइड करते हैं और वे पूर्वी और पश्चिमी को भूल जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, ओवरऑल ये जो चारों आपके दिखाई दे रहे हैं यहाँ, इन चारों को याद रखना है, यानी कि किस लाइन के अकॉर्डिंग हमें चलना है उसके अकॉर्डिंग हमें बांटना है। तो ईस्ट वेस्ट में बांट लीजिए या नॉर्थ साउथ में बांट लीजिए। क्लियर रहेगी बात। तो ये जो है सेंटर पे खींची गई हैं, इसीलिए 0 बताया था मैंने आपको अभी। चलिए इसके आगे चलते हैं। अभी हम यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसी लाइंस बनी हुई हैं, ये आड़ी लाइंस बनी हुई है ना। तो जो लेटी हुई हैं उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या बोलना है? जो लेटी हुई हैं उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक है ना। तो इनको जो है आप बोलेंगे अक्षांश। ठीक है ना। अक्षांश रेखाएं। अब दूसरी बात, कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं एक अच्छी बात कि अक्षांश अलग होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? अक्षांश अलग होता है, अक्षांश रेखाएं अलग होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड अलग होंगे, लैटिट्यूड्स अलग होंगे। तो इसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, हाल फिलहाल हम मैप पर रहते हैं। ठीक है ना। मैप पर अगर आप देखेंगे तो सामने से ये कैसा दिखाई दे रहा है?
आपको लाइन के रूप में, रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ओके, यहाँ देखिए आप, ये क्या है, ये भी हैं आपके पास में, चूंकि ये लंबी हैं, लॉन्ग हैं, इसीलिए इनका नाम हो गया लॉन्गिट्यूड। ऐसे नाम याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड, यानी कि इनको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं इनको, देशांतर रेखाएं, ना कि देशांतर, ठीक है ना। ये क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। अगर आप बात करेंगे कि ये देशों में अंतर करती हैं क्या, हाँ ये देशों में अंतर करती हैं, इसीलिए ये देशांतर रेखाएं हैं। हालांकि इन दोनों का उपयोग क्या है हम बाद में देखेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए लैटिट्यूड्स को यहाँ पर बनाया गया है, तो जो ज़ीरो वाला दिख रहा है आपको, जो सेंटर में है उसको ज़ीरो लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर, चूंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इसीलिए इसका नाम हो गया इक्वेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं, चूंकि ये भू के, किसके, भू मतलब भूमि है ना, तो ये भू के मध्य में है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा भूमध्य। इसका क्या नाम हो जाएगा, भूमध्य। तो यहाँ इस रेखा का नाम हो जाएगा भूमध्य रेखा। इसके साथ ही अगर आप बात करेंगे, इसके ऊपर और नीचे जाने पर क्रमशः नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, ये है 0 डिग्री, ठीक है, ये है आपका, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो 1 डिग्री के अंतर पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इस तरह से ऊपर चलते जाइए तो ये 90 डिग्री तक जाता है। यहाँ पोल जो है वो 90 डिग्री वाला है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे तो ये नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ये डिग्री क्यों लगाई गई है, क्योंकि ये एंगुलर डिस्टेंस है, एक तरह से एंगल को बता रही होती है। तो यदि आप पृथ्वी के केंद्र में खड़े हो जाते हैं और वहाँ से इस तरह से लंबा हाथ करके उसकी परिधि पर, है ना, उसके आउटर स्पेस पर अगर आप रेखा बनाने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसी रेखा बनेगी जिसका आपके सेंटर से एक एंगल होगा। उस एंगल को ही अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। तो यदि आप सेंटर पे खड़े होके 1 डिग्री ऊपर की लाइन या सर्किल बनाएंगे तो 1 डिग्री पे बनेगा वो, फिर 2 पे, 3 पे, और जब आप 90 के लिए बना रहे होंगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जाके एक डॉट रखना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से जाके नीचे भी डॉट रखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करेंगे कि ये जो लाइंस हैं ये पूरी पृथ्वी पर अगर खींची गई हैं तो एक ऐसी आ रही होगी, है ना, तो ये एक सर्किल है कि नहीं, वृत्त है ये, है ना, एक रेखा नहीं है ये। चूंकि हमें सामने से दिखाई दे रही है इसलिए रेखा समझ में आ रही है, लेकिन रेखा का गुण भी इसमें है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से सीधी नहीं होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण से अर्थ का जो इस आपका आउटर स्पेस या आउटर सरफेस है उसके कारण से ये थोड़ी सी मुड़ती है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट सीधी नहीं मानते हैं इसको, सामने से दिखती है बस, इसलिए हम उसको सीधा कह रहे हैं। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, ये एक लाइन तो आपको बिल्कुल सीधी दिख रही होगी, लेकिन और जो हैं वो थोड़ी 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 थोड़ी, तो जब आप उसके सामने से देखेंगे तभी वह आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देने वाली है। तो ओके, तो मैं आपको ये बताने वाला था कि लाइन ऑफ लैटिट्यूड, इक्वेटर, ये जो इक्वेटर है ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, मतलब सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। क्यों, क्योंकि ये जो है सेंटर में, जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस सबसे अधिक है, सबसे बड़ा है, उस जगह पर बनाई गई है। तो स्वाभाविक है यहाँ जो है आपकी ये रेखा सबसे बड़ी होगी। और अगर आप ध्रुव पर बात करने वाले हैं, पोल पर बात करने वाले हैं, तो पोल पर जो है इसकी जो सर्कल है, इसका जो सर्कल है वो एक डॉट के रूप में मिलता है, यानी कि ये नेग्लिजिबल हो जाती है वहाँ पर। तो वो जो है सबसे छोटा वृत्त नहीं होता है, वो काउंट ही नहीं होता है। तो जस्ट 89 जो है वो सबसे छोटा लैटिट्यूड होता है, या लैटिट्यूड सर्कल होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे छोटी रेखा का अगर आपसे कोई पूछेगा अक्षांश सबसे छोटी रेखा कौन सी है, तो वो 90 डिग्री ना होकर 89 डिग्री है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। चलिए इधर
देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, देशांतर रेखाओं की स्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह से क्रम से बनाई गई हैं। वैसे ही यहाँ पर चलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह से ये बनाई गई हैं। तो अगर आप एक सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर होगा 0 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ होगा 90 डिग्री, यहाँ होगा 180 डिग्री और यहाँ होगा 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। ओके, क्लियर है। तो यहाँ आप देखिए 0 अंश पे, 90 अंश पे, 180 अंश पे, 270 अंश पे और 360 अंश पे हमने एक वृत्त को 4 दिशाओं में या 4 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम इस पे लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो ये 0 डिग्री से चालू होती हैं और जस्ट 90 डिग्री के बाद में 90 वाला मिलेगा और उसके जस्ट अपोजिट जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे 180 डिग्री। यानी कि ये कुछ ऐसे ना मिलकर, कैसे, ऐसे ना मिलकर ये ऐसे मिलने वाले हैं। यानी कि आप गौर से देखेंगे तो ये सभी सर्किल जो हैं वो इन पोल्स से होकर जा रहे हैं। यानी कि इन लॉन्गिट्यूड का मिलन बिंदु कौन है, पोल, यानी कि ध्रुव। लेकिन यहाँ लैटिट्यूड की कंडीशन में अक्षांश रेखाओं की स्थिति में क्या हो रहा है, इनका कोई मिलन बिंदु नहीं है। यानी कि अक्षांश रेखाएं कभी नहीं मिलती हैं एक दूसरे से, जबकि देशांतर रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे से ध्रुवों पर यानी कि 90 डिग्री पर मिलती हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो ये जो बीच वाली लाइन है जिसको हम डिफाइन करने वाले थे, ये भी 0 डिग्री है साहब, और इस 0 डिग्री लैटिट्यूड को बोला जाता है समय रेखा। क्या बोला जाता है, समय रेखा, यानी कि टाइम लाइन, ठीक है ना। और अगर हम इसके अपोजिट जाते हैं तो इसके अपोजिट हमें क्या मिलने वाला है, देखते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, अगर आप इसके अपोजिट जाते हैं तो आपको वहां मिलने वाला है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट क्या मिलने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा 0, ये रहा ये 90 और ये 180, ठीक है ना। तो 0 डिग्री के अपोजिट क्या है, 180। तो अगर हम पृथ्वी के सामने से देखेंगे तो आपके सामने जो स्थिति है हाथ की, उधर दिखाई देगा 0 डिग्री, और अगर इसी को घुमाकर मैं पीछे ले आऊं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री जो है, 180 अंश और 0 अंश जो है वो मिलकर एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना, एक सर्किल बनाते हैं। तो ये जो है हमारा, अच्छा अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की जो लंबाई है उनकी, तो लॉन्गिट्यूड की लंबाई जो है वो सबकी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सभी एक जगह से चालू होकर दूसरी जगह जा रही हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो पोल पर जाकर कम हो रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है। इनके बीच का डिस्टेंस कम तो हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इनकी टोटल लेंथ कहीं भी कम नहीं हो रही है। जबकि अगर इधर पे हम बात करें तो ये कैसे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे लैटिट्यूड की, तो इनकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, ध्रुवों पर जाते हुए कम हो रही है। और अगर लॉन्गिट्यूड की लंबाई की हम बात करने वाले हैं, लेंथ की, तो इनकी लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि सबकी लंबाई बराबर है। लेकिन अगर हम बात करने वाले हैं इनके बीच की डिस्टेंस की, तो ध्यान रखिए इनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कहाँ मिलने वाला है आपको, वो मिलने वाला है आपको 0 डिग्री इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड पर जो है इनके बीच में सबसे अधिक दूरी मिलेगी। जबकि सबसे कम दूरी इनके बीच में कहाँ मिलेगी, ध्रुवों पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अक्षांशों के बीच में जो दूरी है वो हमेशा बराबर है, लगभग बराबर है, बस वो पृथ्वी के कारण कम होती जा रही है, इस चित्र में भले ही कैसा भी दिख रहा हो। तो यहाँ दो बातें आ रही हैं कि
ये जो लॉन्गिट्यूड है इनकी लंबाई बदल नहीं रही है, जबकि लैटिट्यूड की लंबाई बदल रही है। अच्छा, लैटिट्यूड के बीच की दूरी लगभग समान है, जबकि लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी जो है ध्रुवों पर 0 हो जाती है और अधिकतम कहाँ मिलेगी हमें? 0 अक्षांश पर, यानी कि लैटिट्यूड पर। दो बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए, अच्छा इनका उपयोग क्या है? अगर हम इनका उपयोग देखते हैं तो इनका उपयोग अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि हमने कुछ सर्किल को डिफाइन किया हुआ है। पहला है एक सर्किल जो है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है ना, या विषुवत रेखा। विषुव क्यों कहा जाता है? ये सूर्य के सापेक्ष होता है, हम उसको बाद में देखेंगे। तो ये जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, इसको ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे सब बराबर है। तो यहाँ से 23.5 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ से 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक लाइन डिफाइन की गई है, फिर दूसरी 66.5 डिग्री अक्षांश पर डिफाइन की गई है, फिर इधर नीचे भी वही स्थिति है 23.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर, और फिर ये पोल, ठीक है ना। तो इन लाइंस के नाम क्या हैं? अगर हम इस सर्किल को नाम देना चाहते हैं, इस सर्किल को नाम देना चाहते हैं जो पूरी पृथ्वी पर आगे पीछे होगा, नो डाउट, ये आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र है, ठीक है ना। और अगर इसके विपरीत में जाएंगे तो एंटार्कटिक, मतलब एंटी आर्कटिक, तो एंटार्कटिक सर्किल मिलेगा आपको ये वाला, ठीक है ना। ये सर्किल जो है एंटार्कटिक सर्किल मिलने वाला है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो ये जो है आपको कैंसर एंड कैप्रिकॉन, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के रूप में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न 23.5, क्या बोल रहा हूं मैं? 23.5, मतलब उत्तरी 23.5 डिग्री अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और दक्षिणी अक्षांश, अगर दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉन या मकर रेखा। तो जो सूर्य की स्थिति है वह केवल और केवल कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में होती है, ठीक है ना। इसको हम बाद में देखेंगे। हाल फिलहाल ये जो बीच की लाइन दिख रही है आपको बिल्कुल बीच में, ये है आपकी 0 डिग्री लाइन, ठीक है ना। तो सूर्य की स्थिति 3 महीने ऊपर, फिर इधर से वापस में 3 महीने, फिर इधर 3 महीने, देन वापस में 3 महीने। तो कितना हो गया ये? 3 3 3 और 3, ये कुल मिला के हो जाता है साल। एक साल हो गया पूरा, यानी कि एक लाइन पर जो है सूर्य जो है वो 3 महीने में वापस आ जाता है। अगर हम बात करते हैं इस समय की, तो इस समय आपका जो है मार्च चल रहा है, ठीक है ना। तो आप बताइए सूर्य की स्थिति कहाँ होने वाली है? इक्वेटर पर होने वाली है या कैंसर पर? तो आपको पता होगा कि जो मई जून वाला टाइम होता है, जब गर्मी हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, तब सूर्य यहाँ होता है, ठीक है ना। लेकिन मार्च वाला सेक्शन होता है, जब मार्च वाले सेक्शन में सूर्य यहाँ होता है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, तो जून में यहाँ पहुँच जाएगा। फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर में वापस पहुँच जाएगा यहाँ पर। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में फिर पहुँच जाएगा यहाँ पर, और दिसंबर के बाद फिर से मार्च में यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य की स्थिति जो है, सूर्य की स्थिति जो है कर्क रेखा पर 2 बार है, कर्क रेखा पर 2 बार है, जबकि एक बार कैंसर भूमध्य रेखा पर 2 बार है, और कर्क रेखा पर 1 बार और मकर रेखा पर 1 बार होती है। तो जब जिस स्थान पर सूर्य होता है वहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और जहाँ दूर होगा तो वहाँ टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो यदि सूर्य इस समय इक्वेटर लाइन पर है तो दोनों ओर जो है गर्मी और ठंड बराबर रहेगी, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है, उसमें देख पा रहे होंगे आप, फिर से वही बात बताने की कोशिश की गई है कि ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, मेरिडियन है, ठीक है ना। चलिए, दोनों समानांतर की बात की गई है। फिर से वही आर्कटिक सर्किल, कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन सर्किल, ठीक है ना, इस तरह से बात की गई है। और इस तरह से आप फिर से देख सकते हैं नॉर्दर्न, सदर्न
60, 30, 0, 30, 60 इक्वल डिवीजन किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हिंदी में देख सकते हैं आप, अगर हम बात करते हैं कि इस लाइन के आधार पर हम पृथ्वी को अगर हम इस लाइन के आधार पर बात करते हैं पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, तो तापमान के आधार पर बांटा गया है। मैंने अभी आपको बताया कि जब सूर्य 2 बार यहाँ होगा, यानी कि टोटल जो सूर्य की स्थिति है वह 2 बार होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2 बार होने की स्थिति में सूर्य जो है यहाँ टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा दिखाने वाला है, सीधी बात है। और ये जो रीज़न है जहाँ सूर्य की स्थिति एक ही बार आने वाली है, यानी कि बार बार नहीं आने वाली है, तो यहाँ जो है टेम्परेचर लगभग समान बने के रहने की स्थिति बनने वाली है। यानी कि इसके बाद जो ऊपर वाला रीजन है जिसको हम बोलते हैं ध्रुव क्षेत्र, यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा कम रहने वाला है क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचने वाली है। तो ओवरऑल हम इन रेखाओं के आधार पे तापमान वाली स्थिति को बता सकते हैं। यानी कि ये जो है आपका फ्रिजिड जोन है, शीत कटिबंध है, शीत क्षेत्र है, जबकि दोनों ध्रुवों पर जो है शीत स्थिति बनने वाली है। और अगर बीच वाली स्थिति की बात करें तो ये उष्ण स्थिति है। उष्ण मतलब ट्रॉपिकल स्थिति है, गर्म वाली स्थिति है। और इसके बीच में अगर बात करते हैं तो ये जो स्थिति बनने वाली है उष्ण और शीत को मिला दीजिए आप, तो ये बनेगा शीतोष्ण। ये क्या बनने वाला है? शीतोष्ण। यानी कि अगर हम बात करें 23.5 के बीच वाले एरिया की, तो ये हमेशा गर्म बना रहेगा, उष्ण क्षेत्र है। इसके ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा जो है मध्यम स्थिति में रहेगा। और सबसे ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो वह हमेशा ठंडा बना रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं, इधर पे फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ये जो कैंसर लाइन है, कैप्रिकॉर्न लाइन है, अगर उसको हम डिफाइन कर पाते हैं तो कुछ इस तरह से वो हो पाएगी, ठीक है ना। ये इस तरह से, तो ये आपका मैप में डिफाइन हो पा रहा है। तो ये रहा आपका ट्रॉपिकल जोन, ठीक है ना, फिर टेम्परेट जोन और फिर आपका आर्कटिक जोन या फ्रिजिड जोन, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रही आपकी डेट लाइन। डेट लाइन जो कि 0 डिग्री जो टाइम लाइन है आपकी, यानी कि टाइम लाइन किसे कहा गया है? टाइम लाइन कहा गया है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, ठीक है ना। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसके अपोजिट में जो है डेट लाइन है। डेट लाइन टेढ़ी मेढ़ी है साहब। टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र इसके इधर पे है तो इस डेट पे यहाँ पर मंडे है तो यहाँ ट्यूसडे होगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो अगर हम इस बात को समझते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना,